दोस्तों, आए दिन हर रोज़ मैं आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से और कहानियाँ तो सुनाते ही रहता हूँ, पर आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये अपने आप में ही काफ़ी दिलचस्प है। क्योंकि आज की कहानी में एक लड़की अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक ऐसा खेल खेलती है कि जिस वजह से एक लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को ही नहीं छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुँच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का एक थाना पड़ता है गोकलपुरी और इसी गोकलपुरी का एक कॉलोनी पड़ता है भागीरथी विहार। बात कर रहा हूँ मैं 28 दिसंबर 2023 के रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी भागीरथी विहार के गली नंबर 11 के अंदर एक लड़के को 3 लड़के मिल करके बुरी तरीके से पीट रहे थे। दरअसल उसकी बुरी तरीके से पिटाई नहीं कर रहे थे, बल्कि एक तेज़धार हथियार से उसके ऊपर हमला भी कर रहे थे। वो लड़का जब अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं और जब उस लड़के को पीटते हुए देखते हैं उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक लड़का हथियार को दिखाते हुए न धमकी देता है कि कोई भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश किया जान से मार देंगे, जिस वजह से पड़ोसी भी डर जाते हैं और आखिरकार वो तीनों लड़के उस लड़के के ऊपर इतनी बार वार करते हैं जिस वजह से वो लड़का काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से तीनों लड़के हथियार को हवा में लहराते हुए बड़ी आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे ही तीनों फरार हो जाते हैं, लोग जब इस तरह की नज़ारा देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती तो है, लेकिन पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंचती है तब तक उस लड़के की मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस डेड बॉडी को चेक करती, पुलिस को फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। दरअसल फ़ोन की रिंग कहीं और से नहीं बल्कि उस लड़के के जेब से ही आ रही थी। पुलिस जब उस लड़के के जेब से मोबाइल को निकालती है, कॉल को रिसीव करती है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि इतनी रात हो गई, अभी तक तू कहाँ रह गया। लेकिन फ़ोन करने वाला जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उससे एक पर एक कई सारे सवाल करती है। पुलिस उससे कहती है कि तुम कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो और किसको फ़ोन किए हो। इस पर फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम उस्मान है और मैं गाज़ियाबाद लोनी विजय बिहार का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं अपने छोटे भाई माहिर को फ़ोन किया हूँ। उस्मान जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उसे जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल तुम्हारे भाई की किसी ने हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी भागीरथी बिहार के गली नंबर 11 में पड़ा हुआ है। जितना जल्द हो सके यहाँ पर आ जाओ। पुलिस जैसे इस तरह की जवाब देती है, उस्मान आनन फानन में अपनी बाइक लेकर घर से निकल जाता है। तब तक इधर पुलिस उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि माहिर के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। दरअसल वो हथियार भी माहिर के गले में ही फंसा पड़ा हुआ था। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तभी एक व्यक्ति पुलिस को जवाब देता है कि साहब, इस लड़के के ऊपर 3 लड़के हमला कर रहे थे। दरअसल हमने इसे बचाने की भी कोशिश किया था, लेकिन उनमें से एक लड़का हमें धमकी देने लगा। इस लड़के को घायल करके वो तीनों बड़े आराम से मौके से फरार हो गए। व्यक्ति जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस फिर से उससे सवाल करती है कि क्या तुम उन तीनों को जानते हो, क्या वो इसी इलाके के रहने वाले हैं। व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब, इससे पहले मैंने उन तीनों को कहीं नहीं देखा है। पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तब तक वहाँ पर उस्मान पहुँच जाता है और जब अपने भाई माहिर को मृत अवस्था में देखता है वो चीख चीख करके रोने लगता है। साथ ही साथ पुलिस से सवाल करता है कि साहब, मेरे भाई की हत्या किसने किया है। इसमें पुलिस उस्मान को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारे भाई को 3 लड़कों ने मिल करके मारा है, क्या तुम्हें किसी पे शक है। इस पे उस्मान पुलिस को जवाब देता है कि नहीं साहब, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस्मान को ही वादी बनाकर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अब अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए खुद तो काम करती है, साथ ही साथ खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही सुबह होती है, अगले दिन करीब 2 बजे के आसपास एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, वो तीनों लड़के अशोक विहार में दिखाई दिए हैं, आप जल्दी से चलिए। खबरी जैसी इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, पुलिस खबरी को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और अशोक विहार में पहुंचती है।
पुलिस जब उन तीनों लड़कों को देखती है, उनके करीब जब जाने की कोशिश करती है, लड़के पुलिस को देख करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों वहाँ से फरार हो पाते हैं, पुलिस उन्हें धर दबोचती है और फिर उन तीनों लड़कों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुँच जाती है और सबसे पहले तीनों का नाम पूछती है। तो मालूम चलता है कि उसमें से एक का नाम है अरमान खान, जिसकी उम्र है 20 साल, दूसरे का नाम है फैसल, जिसकी उम्र है 21 साल, और तीसरे का नाम है उस्मान, जिसकी उम्र है 17 साल के आसपास। तीनों जैसे ही अपना नाम बता देते हैं, पुलिस इन तीनों से एक ही सवाल करती है कि तुम लोगों ने माहिर की हत्या क्यों किया है। लेकिन पुलिस जैसे इस तरह की सवाल करती है, अरमान पुलिस को जवाब देता है कि साहब हम किसी माहिर को नहीं जानते हैं। अरमान जैसे इस तरह की जवाब देता है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से सच नहीं उगलने वाले हैं। इसीलिए पुलिस तीनों को रूम के अंदर लेकर के जाती है और फिर इन तीनों की पूरी तरीके से पिटाई करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर अरमान अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, हम तीनों ने ही मिलकर माहिर की हत्या किया है। लेकिन अरमान जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। अरमान, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास, जो 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अरमान जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, उसके दिल में भी लड़कियों को लेकर के कई तरह का प्यार जगने लगता है। अरमान, जो देखने में बेहद ही हैंडसम है। अरमान लड़कियों से दोस्ती करने के लिए एकदम से उतावला हो उठता है। एक दिन जब अपना फेसबुक खोलता है तो देखता है कि उसके फेसबुक पे एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, जिसका नाम है जैनब। फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले अरमान जैनब का प्रोफाइल खोल करके देखता है। जब जैनब का फोटो देखता है, देख करके पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है, क्योंकि उस फोटो में जैनब वाकई में बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाद जैसे उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, फेसबुक के चैट के थ्रू उसे मैसेज करता है। पर अरमान जैसे ही मैसेज करता है, उधर से जैनब भी रिप्लाई देती है। उसके बाद से जैनब और अरमान उसी फेसबुक चैट के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, उसके बाद से अरमान और जैनब अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। जब दोनों को अपना अपना मोबाइल नंबर मिल जाता है, उसके बाद से फ़ोन के जरिए बातचीत करने लगते हैं। जैसे ही दोनों के बीच बातचीत होनी शुरू हो जाती है, एक दिन अरमान जैनब से पूछता है कि तुम रहने वाली कहाँ की हो। इस पे जैनब अरमान को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल मैं मयूर विहार फेज 1 की रहने वाली हूँ। जैसे ही अपना एड्रेस बता देती है, अरमान उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पर अरमान जैसे ही जैनब से मिलने के लिए कहता है, जैनब भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है कि अगर तुम्हें मिलना है तो कल पालिका बाजार के गेट नंबर 1 पे करीब 2 बजे के आसपास पहुंच जाना। जैसे ही मिलने के लिए तैयार हो जाती है, सुन करके अरमान खुशी के मारे झूम उठता है। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर 2 बजे से पहले ही पालिका बाजार के गेट नंबर 1 पे पहुंच जाता है। करीब 2 बजे के आसपास जैनब भी वहां पहुंचती है। इधर अरमान जब पहली बार सामने से जैनब को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख उसके एकदम से दीवाना हो जाता है। दरअसल जैनब जिस तरीके से फ़ोटो में खूबसूरत दिख रही थी, रियल में भी उतनी ही खूबसूरत थी। उसके बाद से दोनों पार्क में जा कर के बैठते हैं और काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पहली मुलाकात में अरमान जैनब से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन अरमान जब शादी की बात कहता है, जैनब उसे समझाते हुए कहती है कि पहले पढ़ लिख करके कोई नौकरी हासिल कर लो, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे। काफ़ी देर तक बात विचार करने के बाद जब दोनों वहाँ से वापस अपने घर आते हैं, अक्सर फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बीच बीच में दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। अरमान जब भी जैनब से मुलाकात करने के लिए जाता है तो उसके लिए तरह तरह के गिफ्ट भी लेकर के जाता है, जिसे देखकर जैनब भी काफ़ी खुश होती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन अरमान जैनब से कहता है कि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे जन्मदिन पे मिलने के लिए आओगी? मिलने के लिए जब बुलाता है, जैनब उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए ही नहीं आऊँगी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट भी लेकर आऊँगी। गिफ्ट देने के लिए जैनब तैयार तो हो जाती है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आता है कि अरमान को गिफ्ट क्या देगी। तभी जैनब को माहिर की याद आ जाती है। दरअसल जैनब का माहिर के साथ भी पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। माहिर और जैनब का भी फेसबुक के जरिए ही कांटेक्ट हुआ था। लेकिन जैनब ने जब माहिर से कांटेक्ट किया था तो अपना फेसबुक आईडी उर्वशी के नाम से बनाया था। दरअसल जैनब की असली नाम उर्वशी ही है। फेसबुक के जरिए उर्वशी और माहिर की जब मुलाकात होती है, दोनों के बीच में भी पहले दोस्ती होती है और फिर प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है।
उसके बाद से उर्वशी जैनब के भी नाम से एक फेसबुक आईडी बनाती है और फिर अरमान से भी दोस्ती कर लेती है। जैसे ही उसे माहिर की याद आती है, माहिर के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जितना जल्द हो सके मुझसे आकर के मिलो। मिलने की जब बात कहती है, माहिर भी उससे मिलने के लिए उतावला उठता है। जैनब उसे इंडिया गेट पे मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन जब दोनों इंडिया गेट पे मुलाकात करते हैं, उर्वशी माहिर से कहती है कि दरअसल मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और मैं उसे एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक मोबाइल खरीद सकते हो? जब मोबाइल खरीदने के लिए कहती है, माहिर भी तुरंत ही तैयार हो जाता है। कहता है ये कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही मोबाइल देने के लिए तैयार हो जाता है, उर्वशी कहती है कि कल मुझे मोबाइल खरीद कर दे देना और अब मैं घर जा रही हूँ। लेकिन अचानक से घर जाने की जब बात कहती है, ये जान करके माहिर एकदम से चौंक जाता है। दरअसल माहिर के अंदर शक पैदा हो जाता है। माहिर सोच में पड़ जाता है कि इससे पहले वो उर्वशी से कितनी बार मिल चुका था, लेकिन इतनी जल्दी उर्वशी कभी नहीं गई थी। अगले दिन माहिर मोबाइल खरीद कर लाता ही नहीं है, बल्कि इंडिया गेट पर जब मुलाकात करता है वो मोबाइल उर्वशी को दे देता है। उर्वशी वो मोबाइल लेकर जब घर आती है, अगले दिन अरमान की बर्थडे पे जाकर मुलाकात करती है और वही मोबाइल अरमान को गिफ्ट कर देती है। इधर जब मोबाइल को गिफ्ट करती है, मोबाइल पाकर अरमान भी बेहद खुश होता है। लेकिन इससे पहले माहिर अरमान के बारे में पता लगा लेता है। दरअसल माहिर को मालूम चल जाता है कि उर्वशी ने जैनब के नाम से फेसबुक बनाकर अरमान से भी दोस्ती कर लिया है। कैसे भी करके माहिर अरमान का मोबाइल नंबर भी हासिल कर लेता है। इधर अरमान को जब मोबाइल मिल जाता है, अगले दिन जाकर अपने दो दोस्तों से मुलाकात करता है, जिसमें से एक का नाम है फैसल और दूसरे का नाम है उस्मान। दोनों को अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि मेरी प्रेमिका ने मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया है। मोबाइल जब दिखाता है, फैसल और उस्मान भी उस मोबाइल को देखकर बेहद ही खुश होते हैं। लेकिन इधर अरमान उस मोबाइल को लेकर अपने दोस्तों को दिखाकर बातचीत कर ही रहा था, तभी उसी वक्त माहिर अरमान के नंबर पर फ़ोन कर देता है। हालांकि जब फ़ोन आता है, उस नंबर को देख करके अरमान पहचान नहीं पाता है। फ़ोन जब उठाता है, माहिर उससे पहले ही जवाब देता है कि तुम अरमान ही बोल रहे हो ना, जो तुम्हें उर्वशी ने मोबाइल दिया है वो मुझे वापस कर दो। जैसे इस तरह की बातें कहता है, अरमान कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं किसी उर्वशी को नहीं जानता हूँ। इस पर माहिर अरमान को जवाब देते हुए कहता है कि तुम जैनब को तो जानते हो ना। दरअसल जैनब का असली नाम उर्वशी है और वो मेरी प्रेमिका है। वो मोबाइल मैंने ही उर्वशी को दिया है और वो मोबाइल तुम्हें गिफ्ट कर दिया है। मुझे यह भी मालूम चला है कि तुम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो मोबाइल ही मुझे वापस ना करो, बल्कि तुम जैनब को भी छोड़ दो। जैनब की जब छोड़ने की बात कहता है, इस बात पे अरमान गुस्से में आ जाता है। कहता है कि अगर मैं उसे ना छोड़कर तुम्हें मोबाइल ना दूं, तुम क्या कर लोगे? जैसे इस तरह की बात कहता है, माहिर एकदम से गुस्से में आ जाता है। कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जैसे इस तरह की धमकी देता है, ये सुनकर अरमान भी गुस्से में आ जाता है। कहता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? अगर वाकई में तुम मुझे बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ करके दिखाओ। जैसे इस तरह की बात कहता है, माहिर उसे जवाब देता है कि अभी के अभी ब्रिजपुरी पुलिया के पास आकर के मिलो। जब अरमान इधर माहिर से बातचीत कर रहा था, उसके दोनों दोस्त भी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे इस तरह की अरमान को धमकी देता है, उसके दोनों दोस्त भी गुस्से में आ जाते हैं और अरमान से कहते हैं कि अभी के अभी चलकर माहिर से मुलाकात करो। करीब 2 बजे के आसपास अरमान अपने दोनों दोस्तों को लेकर के ब्रिजपुरी पुलिया के पास पहुंच जाता है। वहां पे जब माहिर पहुंचता है तो अपने साथ में अपने एक दोस्त दिलशाद को भी लेकर के आता है। लेकिन जब दोनों मुलाकात करते हैं, माहिर सबसे पहले अरमान से कहता है कि मुझे मोबाइल वापस कर दो और साथ ही साथ जैनब को भी भूल जाओ। मोबाइल वापस करने की बात कहता है। इसी बात को लेकर के अरमान और माहिर दोनों एक दूसरे से झगड़ बैठते हैं। झगड़ते हुए जब माहिर का दोस्त दिलशाद देखता है, दोनों को समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम दोनों एक लड़की के लिए मत लड़ो, बल्कि आराम से बैठ करके बातचीत कर लो। आराम से जब बैठ करके बातचीत करते हैं, अरमान माहिर से कहता है कि मुझे मोबाइल जैनब ने दिया है और मोबाइल मैं उसे ही वापस करूंगा। जैनब को मोबाइल वापस करने की जब बात कहता है, माहिर कहता है कि ठीक है, तुम उसे मोबाइल वापस कर देना, मैं उससे ले लूँगा। उसके बाद से सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। इधर अरमान माहिर से वादा कर वापस तो चला जाता है, लेकिन वादे के मुताबिक ना तो मोबाइल जैनब को वापस करता है और ना ही उससे बातचीत करना बंद करता है, जिसकी वजह से लेकर मोबाइल के जरिए ही माहिर और अरमान के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। बार बार जब माहिर अरमान के ऊपर दबाव डालना शुरू करता है कि तुम जैनब को छोड़ दो,
इस वजह से अरमान इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब वो माहिर को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर इस बारे में अपने दोनों दोस्तों से बातचीत करता है। जैसे ही माहिर को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने दोनों दोस्तों से बातचीत करता है, अरमान के दोनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से ये तीनों मिलकर माहिर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत 28 दिसंबर 2023 के रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास मोबाइल देने के बहाने माहिर को इसी भागीरथी बिहार में बुलाते हैं। मिलने के लिए जब बुलाते हैं, इधर माहिर भी अपने घर परिवार वालों से कुछ भी नहीं बताता है और करीब रात्रि के 8 बजे के आसपास उनके बुलाए हुए जगह पे पहुंच जाता है। जैसे ही भागीरथी बिहार के गली नंबर 11 में पहुंचता, ये तीनों लेकर के उसे एक सुनसान जगह पे जाते हैं। इससे पहले कि माहिर कुछ समझ पाता है, ये तीनों मिलकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब माहिर अपने आप को बीच बचाव करने की कोशिश करता है, ये तीनों अपने पास से एक तेज धार हथियार निकालते हैं और उसी हथियार से माहिर के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देते हैं। जब इधर माहिर को अपनी दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता है, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। पड़ोस के लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, माहिर को जब बचाने की कोशिश करते हैं, अरमान उस हथियार को उन्हें दिखाकर धमकी देते हुए कहता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश किया, जान से मार देंगे। उसके बाद माहिर के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करते हैं। माहिर जब गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है, बड़ी आराम से तीनों मौके से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद तीनों जैसे तैसे अपना रात गुजारते हैं और फिर अगली सुबह अशोक विहार में अपने एक जानने वाले के पास जाते हैं। लेकिन बदहवास हालत में जब अपने जानने वाले के पास पहुंचते हैं, वो जानने वाला इन तीनों को अपने पास रखने से मना कर देता है। उसके बाद से ये तीनों दिल्ली छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दिल्ली छोड़कर के भाग पाते, अशोक विहार से ही पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में अरमान जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, तो पुलिस को लगता है कि शायद इन तीनों के षड्यंत्र में जैनब भी शामिल होगी। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में जाकर जैनब से पूछताछ करती है, तो जैनब भी सुन करके एकदम से चौंक जाती है। जैनब को भी ये सुन करके काफ़ी बुरा लगता है कि अरमान ने माहिर को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया है। काश अगर जैनब ने फर्जी नाम से 2 फेसबुक आईडी बनाकर 2 लड़कों से दोस्ती नहीं की होती, तो शायद माहिर आज इस दुनिया में जिंदा होता। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है रामलाल प्रजापत। रामलाल प्रजापत जो जिला संचोर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सूरज सिंह। सूरज सिंह जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं श्रवण चौहान। श्रवण चौहान जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं इंदर बहादुर। इंदर बहादुर जो रेवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं बाबा साबरी। बाबा साबरी जो हरिद्वार झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।